बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान मामला जो थे वो तो गर्म नरम थे और आपस में इख्तलाफात भी सबके सामने थे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जारी थी। अब ऐसा महसूस होता है कि शायद ये सूरत हाल पंजाब में भी शुरू हो गई है। पंजाब के गवर्नर ने कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को एक ख़त लिखा और उस ख़त के जवाब में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने काफ़ी उनको आड़े हाथों लिया। तो ये भी अब सवाल किया जा रहा है कि क्या पंजाब में ये मामला आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा, क्योंकि अगर पंजाब में ये मामला आगे बढ़ा तो फिर इसका वफाक तक पहुँचने के भी इम्कानात मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर भी बात करेंगे और फिर ख़ास तौर पर इस पर भी बात होगी कि PTI जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है, जुनेद अकबर साहब ने कहा है कि हम 1 अगस्त को इसकी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। तो क्या PTI ये तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएगी? फिर इसके अलावा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा चीन और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब के जो अभी हालिया उनका दौरा अमेरिका है, उस पर भी बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान वाकई ही G20 में शामिल होने में कामयाब हो जाएगा, इस पे बात होगी। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की दिफा के हवाले से और ख़ास तौर पे इस पे बात करेंगे कि इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने अब ये जो एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने उनके 2-3 नहीं बल्कि 7 त्यारे मार गिराए थे, तो अब इंडिया के पास क्या है झूठ मज़ीद बोलने के लिए। और फिर प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि हुकूमत फ्री एनर्जी मार्केट पॉलिसी जो करने जा रही है उससे क्या बिजली सस्ती होगी और आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। इन तमाम सियासी और सिफारती मौज़ूआत पर बात करने के लिए ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब अतर काज़मी साहब। थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि मुल्क के सियासी मैदान में जो कुछ हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चला पाएगी और क्या ये तहरीक फिर कामयाब भी होगी या इसको एक दफ़ा फिर नाकामी का सामना होगा? दोनों सूरतों में अगला लाहे अमल या सियासी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। एक तो हालिया जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि एक आपको वर्किंग रिलेशनशिप नजर आया हुकूमत के दरमियान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इन्होंने एक फार्मूले के तहत अपने सेनेटर्स वगैरह भी मुंतखब करवाए। इस चीज के ऊपर क्या बिल्ड किया जा सकता है, क्या कोई मजीद कोई बेहतरी आ सकती है, वो अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर अली अमीन साहब ने जिस तरह के बयानात दिए, आज इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जी हुकूमत वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हो। अब जो तहरीक की बात है, देखें फिलहाल तो मुझे उस तरह तहरीक नजर नहीं आ रही ग्राउंड के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं भी हो रही हैं। अब आपको पता है कि रात को 2-2 बजे तक मुकदमात चल रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, कुछ कायदीन को सजाएं हुई हैं। तो जमात के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इस वक्त चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर ये एक्सपेक्ट करना कि कोई वो बहुत बड़ी तहरीक चला लेंगे, टू बी ऑनेस्ट इमरान साहब, मुझे उस तरह वो तहरीक चलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर ज्यादा नाअहलियां होती हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाता है तो वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, फिर उनको भी पता है कि अब इस सिस्टम के अंदर जो हमारी स्टेक है वो खत्म हो रही है और मामला सड़कों पर ही हल होंगे, फिर शायद हो सकता है कि तहरीक में कोई जान पड़े। अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबियों के बाद ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने चीन का भी दौरा किया, अमेरिका का भी दौरा किया और फिर वज़ीर ख़ारजा का भी आजकल जो दौरा अमेरिका है। इन सारे मामलात को आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान को इनसे किन किन शोबों में फ़ायदे होते आपको नज़र आते हैं? देखिए, आप देख लें कि मुल्क में 2 बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत है, लेकिन ये कितना डिलीवर कर सक रहे हैं वो हमारे सामने। अगर बिजनेसमैन को भी इशू होता है तो वो भी जाके फील्ड मार्शल साहब से मिलते हैं और फिर बाद में बिजनेसमैन ने बाहर आके बताया कि उन्होंने हमारी बात भी सुनी। और सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने ये खबर दी कि काफ़ी अरसे से बिजनेसमैन कोशिश कर रहे थे कि कोई वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए, डार साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सक रही थी, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और फिर आलमी सतह के ऊपर
ऊपर भी आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप से भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की मुलाकात हुई, दीगर जगहों के ऊपर भी उनका किरदार आपके सामने है। दूसरी जानिब जो हुकूमत का किरदार है, जहाँ पे इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा तो किया है, लेकिन क्या डिलीवरी उस हद तक है? वहाँ पे आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से जो इसहाक डार साहब ने बयान दिया कि जी वो ड्यू प्रोसेस है, और इसी तरीके से उसी ड्यू प्रोसेस के तहत इमरान खान साहब को सजाएं दी हुई हैं। तो वो ड्यू प्रोसेस उस वक्त कब कहाँ था जब इसहाक डार साहब के अपने मुकदमात चल रहे थे? तब तो आप इस मुल्क से चले गए थे, आप मुल्क में नहीं रहे, आप तो उस ड्यू प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जब हालात बदलते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। सम टाइम ऐसी चीजें भी होती हैं जो आइन और कानून से मावरा होती हैं। माजी के अंदर जो इन्होंने खुद एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जमा करवाया हुदैबिया पेपर मिल्स वाले केस में, हुदैबिया मिल्स वाले केस में, उसमें इन्होंने बताया कि जी हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है। नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाया, क्या वो भी ड्यू प्रोसेस था? बाद में उन्होंने कहा जी मुझसे जबरदस्ती वो बयान लिया गया। तो जो इस मुल्क में ड्यू प्रोसेस होता है वो हमारे सामने है, उसको जोड़ना आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो भोंडा किस्म का केस बनाया गया अमेरिका में और जिस तरह सजा हुई, उसको जस्टिफाई करना मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब जो है बात नहीं लगती थी इस मौके के ऊपर। उनको तो जाके वहां पे मुकदमा पेश करना चाहिए था। तो कारकर्दगी जो सियासी साइड पे है, टू बी ऑनेस्ट इमरान साहब वो काफी मायूस कुन है। अच्छा काजी, अभी आपने इसहाक डार साहब का जिक्र किया, तो इसहाक डार साहब के हवाले से मैं दो सवाल आपसे करना चाहूँगा। पहला सवाल ये फरमाइएगा कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इन ताल्लुकात को चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाज़ुर में ना देखा जाए। तो इस बयान पे आपका क्या तबसरा है? देखिए, वहां पे अटलांटिक कौंसिल में भी जब बात हो रही थी तो उनसे पूछा जा रहा था कि जी आप, पाकिस्तान जो है उसने चाइना का बड़ा असला खरीदा, और हालिया जो हमने भारत को जंग में शिकस्त दी, पूरी दुनिया ने देखा उसमें चाइनीज असला इस्तेमाल हुआ, और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया उस हवाले से पूछ भी रही है। लेकिन चीन के साथ हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चीन के साथ हमारे दरीना इस किस्म के ताल्लुकात हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिन पे हमें उम्मीद नहीं होती कि अमेरिका की जानिब से हमें मदद मिलेगी, लेकिन चीन की जानिब से वहां पे भी हमें मदद मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे अशराफिया के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की कितनी अशराफिया के बच्चे चीन पढ़ने जाते हैं, सबकी जायदादें, सबके बच्चे, सारे सबसे पहला दौरा ये अमेरिका का करते हैं। तो अमेरिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, दोनों को आपको उस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि किस से हमारी रिलेशनशिप कैसी है। और यही चीज हमने उनको भी बतानी, हमें किसी एक कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है, कि सोल सुपर पावर है, उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। चीन हमारा हमसाया है, उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और अमेरिका को भी इसी तनाजुर में चीजों को देखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम किसी एक कैंप में जाके बैठ जाएं, और आई होप कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कन्विंस करेगी दोनों साइड्स को। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि नायब वज़ीर आज़म हैं हमारे इसहाक डार साहब, उन्होंने ये भी फरमाया कि हमारा पहला हदफ G20 में शमूलियत है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान G20 में शामिल होने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन जमीनी हकाइक क्या हैं? आज ही किसानों के सरबराह जो हैं, किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोकर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस 6 महीने के दौरान सिर्फ अगर आप ज़राअत को देखें तो तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर की जो हम एक्सपोर्ट्स करते थे उसमें कमी आई है। उसमें 40% आम की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 11% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 70% मकई की एक्सपोर्ट में कमी आई है, और इसके अलावा गाजर, मूली, लहसुन, प्याज और भी बहुत सारी चीज़ें। और पहले 6 माह के दौरान जनवरी से लेके जून तक हमने 2 अरब डॉलर की कपास इंपोर्ट की है। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की आधी आबादी 45% पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। तो ये G20 में तो जरूर शामिल हों, लेकिन इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं वो तो आवाम की जो हालत है वो बहुत बुरी हुई हुई है। इकॉनमी बेहतरी के दावे तो हैं, महंगाई की कमी की बातें भी की जाती हैं, आज चीनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे मिल रही है। तो हमारी दुआएं, ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं इमरान साहब। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला गवर्नर के दरमियान आँख में टक्का चलता रहता था। अब सूरत हाल पंजाब में भी कुछ इस तरह की हो गई है, और गवर्नर पंजाब ने जो ख़त लिखा है वज़ीर आला पंजाब को, उस पर अज़मा बुखारी साहबा का बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया। तो आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ दोनों तरफ से कंपनी की मशहूरी है या इतना बढ़ेगा कि वफाक तक भी जाएगा?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वफाक तक जाएगा। ये सिर्फ अब एक तरह से जहाँ पे मफादात टकराते हैं, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे दिए जाते हैं। एक गवर्नर साहब ने तो एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि वो वफाकी वजीर भी अपनी सीट आ रहा हुआ था, वो भी अपनी सीट आ रहा हुआ था। फिर बिलावल साहब हर दूसरे मौके पे कहते हैं भाई हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, लेकिन उन्हीं फॉर्म 47 वालों से बिलावल के जो फादर हैं वो वोट लेके सदर बन जाते हैं। तो मसला ये है कि इनके मफादात जब तक इमरान खान साहब की सियासत चल रही है, जब तक इमरान खान साहब का बयानिया बिक रहा है, इनके मफादात आपस में जुड़े हुए और इनको पता है कि ये इन्होंने इक्तदार में इसी तरीके से आना है। तो इनकी लड़ाई मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है टू बी ऑनेस्ट। बाकी थोड़े बहुत बयानात चलते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता रहेगा। इनका असल मसला इमरान खान है, ये किसी नजरिए पे थोड़ा इकट्ठे बैठे हुए। अच्छा काजमी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने 9 मई में जो ज़मानत मनसूखी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं, आपको क्या वजदान होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में उन्हें रिलीफ मिलेगा या नहीं? देखिए, ये तो मोअज़्ज़िज़ अदालत मेरिट पे जो मुनासिब समझेगी वो फिर वो फैसला करेंगे। जब फैसला आ जाए तो फिर उसके ऊपर हम कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद काफ़ी मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ भी किया जा सकता है, मुकदमात सुने नहीं जाते। खान साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लगना है, उसके बारे में वो बार-बार एप्लीकेशंस वगैरह भी दे चुके हैं कि इसको जल्दी सुना जाए। फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो सकती। फिर जो जेल इंतज़ामिया प्रेस रिलीज़ जारी करती है, उस प्रेस रिलीज़ के अंदर सुपरिटेंडेंट साहब जो है इमरान खान का नाम नहीं लिखते, बल्कि बताते हैं बानी पीटीआई, बानी पीटीआई। तो इन सारे हालात के अंदर इमरान खान साहब को कानूनी मसाइल नहीं है। जिस तरीके से चीजों को डील किया जा रहा है, जो दीगर मामलात हैं, उसकी वजह से उनके मसले हैं। बाकी अगर मेरिट के ऊपर चीजें हों तो मुझे नहीं लगता कि उनके मुकदमात को ज्यादा दिन चल सकेंगे। लेकिन क्या मुकदमात चलने दिए जाते हैं उस तरह मेरिट पे, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा काजमी साहब, सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की वफ़ात के बाद हल्का जो 129 है NA, उसके बारे में बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमाद अजहर साहब या उनकी कोई फैमिली का जो मेंबर है वो वहाँ से मैदान में उतरेगा। दूसरी तरफ इस वफ़ात पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, हुकूमत पंजाब की तरफ से भी उनको बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरहूम मियां अजहर साहब का जो हल्का है 1 to 9, इस पे अब नून लीग जो है वो अभी से उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। क्योंकि वो जो बयानिया है कि मरियम बीबी की हुकूमत काम बहुत ज्यादा कर रही है और बड़ी तरक्की हो गई है पंजाब के अंदर, और जो बड़े मियां साहब हैं वो भी लाहौर की वजह से ही दिल बर्दाश्ता हुए थे। गुज़िश्ता बरस जो इलेक्शंस हुए लाहौर के अंदर, जो इनके साथ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। इस वजह से अब इस हल्के को जीतना इनके लिए बहुत जरूरी है। क्या ये किसी को ऑफर करेंगे? हो सकता है ये किसी और को टिकट ऑफर करें। इस तरह की इतलात भी थी कि हमाद अजहर साहब को भी हो सकता है ये ऑफर करें। लेकिन हमाद अजहर साहब वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनके पेपर मंजूर होते हैं या नहीं मंजूर होते, ये एक अलग बहस है। लेकिन नून लीग को के लिए ये जो हल्का है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, और उनकी पूरी कोशिश है कि हमारा जो रिवाइवल होना है पंजाब के अंदर, उसमें जरूरी है कि हम लाहौर का ये हल्का जीतें। वैसे आप किसी दिन बाहर निकलें, माइक लेके जाएं, उस हल्के में घूमें फिरें, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे अवाम क्या सोच रही है, उन्होंने किसको वोट देना है। तो जमीनी हकायक तो यही है कि नून लीग वहां से मुझे जीतती भी नजर नहीं आ रही। लेकिन ऑन द डे क्या होता है, अवाम किसको वोट देते हैं, ये तो फिर उस दिन ही पता चलेगा जिस दिन ये इलेक्शन होते हैं। लेकिन नून लीग ने इस हल्के को जीतने के लिए अभी से बाकायदा प्लानिंग शुरू कर दी है। अच्छा काजमी साहब, बस आखिरी सवाल जल्दी से ये बता दें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दावा कर दिया कि सलमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI वाले कहते हैं वो ज़रूर आएंगे और अपने वालिद से मिलेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, उन्होंने ये कहा तो है कि वो पाकिस्तान आएंगे। जो फैमिली ज़राए से मेरी बात हुई बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी, वो यही कहते हैं कि जी उन्होंने ये तय किया है कि हमने आना है। लेकिन आलमी सतह के ऊपर वो एक बयानिया बना रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी मुलाकातें वगैरह हो रही हैं। हतमी तारीख का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, उन्होंने किस तरीके से आना है, उनके साथ किस किस ने आना है, कोई क्या कोई बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट उनके साथ होंगे
क्या कोई बैनुल-अक़वामी सियासतदान उनके साथ होंगे? ये वो सारी चीज़ें जो अभी तय हो रही हैं, ये तो ज़रूर डिस्कशंस हुई हैं कि वो आएँगे पाकिस्तान और उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार भी किया है, लेकिन अभी तक तारीख कोई हतमी तय नहीं हुई है। और दूसरी ये जो खबर आती रही कि जमायमा ने अपने बेटों को मना कर दिया, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ना ही उनको किसी ने मना किया है, इसलिए कि अभी तक तो वो हतमी तारीख वगैरह कोई तय नहीं हुई थी। हाँ, इधर आके क्या वो किसी तहरीक में हिस्सा लेंगे, ऐसी कोई बात मुझे सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती। इधर आके वो अपने वालिद से ही मिलना चाहते हैं और उनका इधर आना ही मेरे ख़्याल में काफ़ी बड़ी खबर होगी, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए थोड़े बहुत मसाइल तो पैदा हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनका यहाँ पे कब आना है, उन्होंने कब आना है, ये अभी तक हतमी तारीख जो है वो तय नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया जनाब अतर काज़मी साहब। नाज़रीन, तो ब्रेक का ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज़ महमूद मलिक साहब। कहीं मत जाइएगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 2, 3 या 4 नहीं 7 जहाज़ गिराए हैं। अब इस एतराफ़ के बाद इंडियन हुकूमत के लिए या मीडिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो इस हकीकत से इनकार कर सकें। इस सारी गुफ्तगू पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल जनाब इजाज़ महमूद मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच सर। मलिक साहब, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि अब तो ख़ुद उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने एतराफ़ कर लिया इस बात का, तो इस मामले पे अब आप इन एतराफ़ात के हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और उससे पहले जो एयर चीफ मार्शल हैं उनके चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने जंग के फ़ौरन बाद उन्होंने उस वक्त भी काफ़ी हद तक जो है एक डिफरेंट लाइन टो की जो कि हकीकत पर मबनी थी और जिसकी कि आप किसी भी प्रोफेशनल सोल्जर से ये तवक्को करते हैं कि जंग में जो भी उनके साथ यानी प्लस माइनस हुआ वो उसका जो है अच्छी तरह से उसको एनालाइज करें और फिर हकीकत पर मबनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन या फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज़्म होता है हर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, उसके मुताबिक फिर जो है रेमेडियल मेजर्स ली जा सकती हैं। अगर आप डिनाइल में रहेंगे, चीज़ को अंडर द कारपेट हश अप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप कभी भी अपनी कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि भारतीय हुकूमत का शुरू से ही जो नैरेटिव था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का जब उन्होंने किया उससे लेके आज तक वो एक डिफरेंट लाइन टो करते रहे, क्योंकि उनके ख्याल में वो शायद एक बेहतर ऑप्शन थी इंटरनेशनल रिलेशंस में या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या अपने जो डोमेस्टिक उनके ऑडियंस हैं उनके लिए। तो आप देखिए कि वो तो अपने नुकसानात को नहीं मानते, उनका अपना मीडिया फुटेज दिखा रहा था, लाइव फुटेज रैकेज की दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी टोन बदली तो ये कहा जाने लगा कि देखें जी जंग में नुकसान तो होते हैं, उससे कतई नज़र हम आगे की बात करें। तो अब ये जब थोड़ी सी मेरे ख्याल में चीज़ें टाइम गुजर गया है और वो समझते हैं कि उन्होंने अपने तय कोई डैमेज कंट्रोल कर लिया है, तो अब ये अच्छा सर एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि चीन ने एक और जो है वो एजाज़ हासिल कर लिया और उन्होंने अब ताज़ा तरीन हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल जो है उसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मिसाइल जो है ये कई 100 किलोमीटर तक तो जो है वो कर सकता है काम, लेकिन इससे जो इलाके में खित्ते में दिफा की पोजीशन है चीन की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, जो चाइनीज़ जो फोर्स गोल्स हैं वो सिर्फ रीजनल स्पेसिफिक हमें उसको नहीं समझना चाहिए। वो उसकी वजह ये है कि चीन जो है वो
दुनिया की एक उभरती हुई सुपर पावर है, जिसने अपने आप को माशी तौर पे तो मनवा लिया है। अब उनके जब आप एक मुल्क या एक रियासत जब वो स्ट्रांग होती है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो फिर अपनी सॉवरेनिटी के लिए और अपने इलाकाई और अपने अगर उनका साइज बड़ा है और कैपेसिटी ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा रीजनल जो उनके गोल्स होते हैं वो उसको भी परसू करते हैं। तो अब उनकी जो फोर्स गोल्स हैं और वो जिस तरह अपने इंडिजिनस इक्विपमेंट बना रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि रीजनल से ज़्यादा हैं। उनकी अगर आप नेवल पावर देखें, एयर पावर देखें, उनकी रीच, उनकी रेंज, उनकी इंड्योरेंस और उनकी जो एक्यूरेसी और लेथैलिटी है वो कंपीट कर रही है, करीब है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये गैप कम से कम हो। अच्छा सर, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा मलिक साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ चीन जो है रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो टेक्नोलॉजी में कहीं आगे जा रहा है, जदीद तरीन चीज़ें बना रहा है, और दूसरी तरफ अभी हाल ही में जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो भी चीन का दौरा करके आए हैं। तो आप क्या समझते हैं इस दौरे में? वैसे तो बहुत सी अचीवमेंट्स हुई हैं, तो पाकिस्तान को अब ख़ास तौर पे दिफाई नुक्ता निगाह से चीन से मज़ीद क्या क्या मदद मिल सकती है? देखिए जी, हमारी चीन के साथ एक बड़ी लंबी तारीख है मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की। मुल्की सतह पे तो कोऑपरेशन है ही, पीपल टू पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, ये सारे जो दो रियासतों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, ये हम उन सब पे जो है क्वालिफाई करते हैं और वो बड़े शानदार उसका माजी रहा है। और मिलिट्री रिलेशनशिप में आप ये देखिए, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने चीन को भी बड़ा सपोर्ट किया है। हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जब चीन जो है वो, उसके बारे में कहा जाता था कि वो एक इनवर्ड लुकिंग कंट्री है, एक आयरन कर्टन के पीछे एक मुल्क है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक ज़रई मुल्क से एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क की तरफ जा रहे थे। तो उनका कोई एक्सपोजर नहीं था एयर पावर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में, तो पाकिस्तान ने बड़ी मदद की, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त बेहतरीन जो यूरोपियन और अमेरिकन इक्विपमेंट का एक अच्छा जो है यूज़र था। तो पाकिस्तान ने बहुत हेल्प किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ों को मॉडिफाई किया, वो बहुत सारी चीज़ों को उनको मदद की कि वो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेवलप कर सकें। फिर हमने उनके साथ जहाज़ों की को प्रोडक्शन की, जिसकी डिज़ाइनिंग में पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पायलट्स का ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव रोल था। GF-17 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद चाइना ने बहुत एक्सेसिव जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा एक सर, ऐसा मलिक साहब आपने GF-17 थंडर की बात की, तो इसने तो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, लेकिन अब एक और भी चीज़ है कि रूस ने भी अब GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए जो उसके जदीद तरीन इंजन है RDM में, उनकी फराहमी जो है उसका पाकिस्तान को कह दिया है। तो क्या आप समझते हैं कि इस इंजन के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद कितनी बेहतर हो जाएगी? जी यकीनन। देखिए, इंजन्स में हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हम बेहतर जो है इसमें पावर प्लांट लगाएं, इंजन जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, क्योंकि जब इंजन्स बेहतर होंगे तो एवियोनिक्स हम बेहतर कर रहे हैं। ब्लॉक 3 में एवियोनिक्स और जो आर्मामेंट है वो बहुत बेहतर है। अब जब पावर प्लांट बेहतर होगा तो इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो बढ़ जाएगी, इसकी मनूवरेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये ज़्यादा एजाइल जहाज़ बन जाएगा। यानी इसकी मनूवरेबिलिटी और एजिलिटी जब बेहतर होगी तो ये एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। और आज अगर ये 4th जनरेशन या 4.5 के करीब फिर चला जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि India.com ने एक रिपोर्ट दी है कि भारत एक ऐसा बंकर बस्टर मिसाइल जो है वो बनाने में मसरूफ़ है कि जिसके आगे अमेरिका के JBU-57, रूस के KAB-1500 और चीन के DF-15C बंकर बस्टर भी कुछ नहीं। ये मिसाइल ज़ाहिर है वो चीन और पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहा है और तो किसी के लिए नहीं। तो क्या हमारे पास इन चीज़ों का तौर मौजूद है? देखिए, ये एक ऑनगोइंग एक आप कह लें एक राइवलरी होती है या एक टसल या एफर्ट होती है जिसमें क्लेम्स वर्सेस एक्चुअल लिथैलिटी। आप अभी देखिए कि रिसेंटली अमेरिका ने जो ईरान में अपने बंकर बस्टर यूज़ किए, क्या वो अपने हदफ मुकम्मल तौर पे अचीव करने में कामयाब हो गए? जवाब उसका नफ़ी में है। तो भारत तो अभी इस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई शॉर्ट टू मीडियम टाइम जो रेंज में वो कोई ऐसी थ्रेट पोज करेगा कि जिससे इस पर्टिकुलर डोमेन में जो है वो हमें कोई बहुत तशवीश की ज़रूरत होगी। लेकिन यकीनन मैं ये समझता हूँ क्योंकि हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एनालिसिस के जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं फोर्सेस में, वो यकीनन उसके ऊपर अक्रॉस द बॉर्डर हमेशा एक गहरी नज़र रखते हैं कि वहाँ पे क्या सोचा जा रहा है, क्या डेवलप करने की कोशिश की जा रही है या क्या एक्वायर किया जा रहा है। तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और अपना रिस्पांस उसके मुताबिक जो है, जो उनकी फिर कोई अगर गैप्स कहीं नज़र आएंगे तो वो उसको फिल करेंगे। लेकिन मेरे नहीं ख्याल के हमें इससे कोई ज़्यादा अलार्म होने की ज़रूरत है। भारतीय क्लेम बहुत ज़्यादा होते हैं जी, लेकिन वो ज़्यादातर क्लेम जो हैं वो मोरल बूस्टिंग के लिए और अपनी जो है ना वो जिसको कहते हैं चुदराहट को बरकरार रखने की एक नाकाम कोशिश होती है। अभी तक वो अपना बनाया हुआ जहाज वो ऑपरेशनल नहीं कर सके। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिका एक तरफ इसराइल को हर तरह का असला फराहम करता है और पूरी मदद करता है, दूसरी तरफ अब इसराइल के 3 हमसाए जो हैं वो भी धराधर अमेरिका से असला खरीद रहे हैं। तो इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो उनका डिफेंस या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका को ये सूट करता है कि दुनिया भर में वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रहें या पैदा किए जाएं, उसको वो उसके लिए वो स्पार्क या इग्निशन फ्राहम करता है कि जिन कॉन्फ्लिक्ट्स की बुनियाद पे जो मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमीज़ बेहतर हैं और वो ख़ुद डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट नहीं बनाते, वो उनके लिए पहले उनको वो एक थ्रेट बना के चीज़ें जो है ना वो उनको डराते हैं, फिर उनके साथ मल्टी बिलियन डॉलर्स के वो जो है अपना इक्विपमेंट बेचते हैं। तो ये उनकी तो माइशत का इन्हिसार ही जो है वो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट की सेल है। बाकी तो देखिए कौन सी चीज़ है जो अमेरिका दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी तो अमेरिका खुद एक मार्केट है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की। अच्छा मलिक साहब, ये कुछ चीज़ें वो चाइना से ले रहा है, बाकी कुछ सोर्सेज जो हैं वो और मुल्कों से आ रहे हैं। तो चाइनीज़ अमेरिकन प्रोडक्शन कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो दुनिया खरीदना चाहती है असले के अलावा? अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कतर दुनिया में तीसरा बड़ा LNG एक्सपोर्टर है। अब उसने धमकी दी है कि अगर उस पर माहौलियात के हवाले से कानून के नफाज के लिए दबाव डाला गया तो यूरोपीय यूनियन को वो LNG की सप्लाई रोक देगा। आप क्या समझते हैं कि इसके क्या नताइज निकलेंगे? देखिए, ये बड़ी सीरियस जो है एक जो है सिचुएशन या क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि LPG और LNG के जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं कतर उसमें शामिल है, नाइजीरिया है जो अफ्रीकन रीजन में ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। वैसे तो वो काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ में भी एक्सपोर्ट करता है लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कतर एक आइडियल मुल्क है जिसके किसी के साथ कोई इश्यूज नहीं है। ईरान है लेकिन ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, अगरचे ईरान
उन पाबंदियों की मौजूदगी में भी थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए ओमान या दूसरे मुल्कों के ज़रिए वो एक्सपोर्ट करता है। तो कतर जो एक लेजिटिमेट ऑथोराइज एक्सेप्टेबल सोर्स है इस एनर्जी का, वो अगर ये किसी ऐसे पाबंदियों की आड़ में वो एंगेज करते हैं और उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो कतर जो है वो अगर रिएक्ट करता है तो ये कतर, देखिए कतर की तो पर कैपिटा और उनकी आबादी इतनी छोटी है, पर कैपिटा इतना ज़्यादा है कि, और दूसरे मुल्कों की एक्सपोर्ट से कतर जो है वो तो अपने आप को सस्टेन कर लेगा, लेकिन यूरोपियन इकॉनमी जो है इस सस्ते एनर्जी के बगैर कैसे चलेगी, ये एक बड़ा मसला होगा। बहुत शुक्रिया जनाब इजाज़ महमूद साहब। नाज़रीन, अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बिजली की सूरत हाल पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ जो माहिर हैं जनाब अरशद अब्बासी साहब। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर एनर्जी अवैस लगारी का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 2 महीने के अंदर फ्री एनर्जी मार्केट पॉलिसी का नफाज हो जाएगा। ये फ्री मार्केट एनर्जी पॉलिसी क्या है, इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पे दावत दी है जनाब अरशद अब्बासी साहब को, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो अवैस लगारी साहब का कहना है कि 2 माह में जो ये पॉलिसी नाफिज हो जाएगी और इससे हुकूमत जो है उसकी जानिब से बिजली की ख़रीदारी का सिलसिला भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, ज़रा ये हमें समझा दें ये पॉलिसी क्या है और इससे बिजली की ख़रीदारी और तकसीम के मामलात में क्या तब्दीली आएगी, आम पाकिस्तानी को इससे क्या फ़ायदा होगा? इमरान, जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, यानी डिस्कोस का हो, आप कहूँगे आपके घर में जो बिजली आ रही, जो ट्रांसमिशन यानी जो बड़े बड़े बिजली कारखाने हैं वहाँ से जो बिजली 5 शहरों में वो गवर्नमेंट की हुई, पावर प्लांट कोई IPP के हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये फ्री पॉलिसी उन मुल्कों में चली है, चलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल पेश किया था 2010 में कि के इलेक्ट्रिक है कराची में और वो को पावर प्लांट लगाते हैं आज़ाद कश्मीर में या KPK में इसका हाइड्रो पावर का, तो पैसे दे देंगे ट्रांसमिशन लाइन के, दे देंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के, यानी वो टोल ट्राई या वो कहते हैं कि पैसेज के पैसे दे देंगे। ये उन मुल्कों में है जहाँ पे बड़ा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। अच्छा, इस तरह की बातें बहुत सारी करके नॉर्मली ये गवर्नमेंट को अवाम को लॉलीपॉप दिए जाते हैं। मैं इनसे कतन कोई वो नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा कि इनको मैं मुखालफत करूं, लेकिन आपके सामने इमरान आपने देखा होगा कि 5 रुपये की सस्ती आई है, ये देखिए कितना बड़ा कारनामा किया है हमने, जो ये कर दिया, बोर्ड लगे इस्लामाबाद में, पूरे शहरों में टीवी कंपेन चल गई, वो को कहाँ चली गई। असल में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर में यार देखिए, हमें पता ना कितने लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है कितने आइंस्टाइन बैठे हैं, ये इस तरह की मिक्स करके, जिस तरह जी ये देखे मैंने जी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए, ये बड़ा फायदा हो जाएगा। वो देखे लाहौर में क्या हुआ, 234 बिलियन रुपए के फेक बिलिंग की है। क्या ख्याल है कि जिस मुल्क में मैं आज भी किसी जगह पे बात कर रहा था, एक लेक्चर भी हो रहा था, जहाँ नेपरा में चेयरमैन मेंबर 35 लाख ले रहे हो, 30 लाख ले रहे हो, जहाँ CPPA सेंट्रल परचेज अथॉरिटी में इतने बड़े लोग बैठे हैं, ये सच्ची बताऊं खून पीने वाली, ये कोई इनोवेटिव सोल्यूशन ये नहीं दे सकते। देखिए आप एक बात बताऊं, हम और आप देखते हैं, आपको पता होता है यार ये प्लेयर है, ये सच्ची कर लेगा, इनसे आपका क्या ख्याल है? ऐसी चीज हो जाए जिससे मेरी आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। अब्बासी साहब, एक तरफ हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बात करती है, बिजली सस्ती देने की बात करती है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट्स वाले जो 58% बिजली सार्फिन की कैटेगरी ख़त्म करने का फ़ैसला कर दिया। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया? क्या निचली सतह पे भी जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी जाएगी?
इमरान, ये एक बहुत बड़ा, आप बताओगे पूरे पाकिस्तान में बताऊँ कि एक जोक बन गया था सोशल मीडिया में कि 200 रुपए जो 200 यूनिट है उसके पैसे कुछ और हैं और 201 यूनिट कुछ और। इस पे लोग तंग आ गए थे। मेरे ख्याल में इनके घरों में भी यही होता था कि लोग इनसे पूछते थे कि बताएं ये क्या ड्रामा है। तो मेरे ख्याल में उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कोई स्लैब में, जैसे बाकी दुनिया में है, जहाँ पे बाकी दुनिया में वेस्ट में जहाँ पे है, तो जितनी आपने बिजली ली इतने आपको पैसे लगे। अब बस ये सच्ची बात बताऊं, ये स्लैब तो इस तरह होनी ही नहीं चाहिए। अब तो इनकरेज करें, यानी फॉर एग्जाम्पल वो पहले वक्त और था, आज से 10 साल पहले वाला कि बिजली जब नहीं थी तो हम उसको कट्टे लगाते थे। जो बिजली 2000 यूनिट ले, 4000 यूनिट ले, उसको भी 200 के हिसाब से थे। वो किस तरह पहले बिजली आज से 10 साल पहले नहीं थी। अब तो बिजली हमारे पास 46,000 मेगावाट या इंस्टॉल कैपेसिटी, लेने वाले 22,000 में, लोग सुरह लगा रहे हैं। कोई ऐसा काम करे, मैं कहता हूँ ऑन द लाइट्स नोट, कि जो बिजली 1000 यूनिट ले उसके बाद उसको गिफ्ट भी भेजेंगे, यार ये देखें, ये आपके लिए बर्गर भी है, ये पिज्जा भी है। इसलिए सेल बढ़ानी है। यहाँ तो पेप्सी या कोक की तरह के ऐसे मैनेजर आने चाहिए जो बल्क सेल इसकी बढ़ाए। अब तो ये काम होना चाहिए, बजाय इसके कि जी ये इसी तरह की बात करते रहेंगे। ये देखें जी, बिजली फ्री मार्केट कर दी है, हमने मीटर डिजिटल करनी है, हमने ये कर दिया। आज देखें सर्कुलर डेट क्या कम होगा। असल जो इशू वो है 2300 अरब है। 2300 अरब का मतलब कितना है? तकरीबन $10 बिलियन। $10 बिलियन पैसे कौन देगा यार? मैं और आप देंगे? कैसे देंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सर्ट उस पे से लेंगे, उसमें पैसे लगे होंगे। क्या इसका हल कोई सोचा है किसी ने? ऐसे हमारे पास आइंस्टाइन है या डॉक्टर अब्दुल खान है जो ये सोचें कि ये काम कैसे खत्म करना है। ये तो 4 दिन पहले सर्कुलर डेट फिर बढ़ गया जी। असल काम तो ये कर रहा था। ऐसा कोई काम जो सर्कुलर डेट बढ़ाने में काम फायदा नहीं दे रहा, जो बिजली की सेल नहीं बढ़ा रहा, जो ऐसा काम नहीं कर रहा कि हमारी 45 से 45,000 मेगावाट बिजली वो कंज्यूम हो जाए। लेकिन आज से 6 महीने पहले हमने शहबाज शरीफ से कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे कीजिएगा, उन बेचारों में एक्चुअली बिजली नहीं है, 600 मेगावाट है यार, 3000 मेगावाट इनको दे दो, सेल कर दो। चले आप बांग्लादेश पाकिस्तान को बिजली लेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, चलो उन्हें तो बार्टर कर लें, वहाँ से कोयला ले लें, फ्रूट ले लें। यहाँ सरप्लस है, यहाँ ज्यादा है, वहाँ उनको चाहिए कोई नया ज़हन रखे। आज भी 2015 की बात है, एक्स्ट्रा बिजली हमें ग्रिड कनेक्टिविटी हमारी चाइना के साथ जो है वो कम हो जाती है, जिस सरप्लस वहाँ चली जाए। ये चाइना ने ये बात एक्सेप्ट की थी, ये बात है 2015-2025 हो गया, इस पर काम नहीं हो रहा। यानी ऐसी इनोवेटिव या नई बात जिसमें पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो, वो काम हमने नहीं है। अच्छा सर, ये वाले काम करने। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि 2 साल में अब्बासी साहब 2 साल के दौरान 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद की बिजली चोरी का जो इंकशाफ हुआ है, तो 2,62,740 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस निकले हैं। ये फरमाइएगा हुकूमती इतने दावों के बावजूद ये चोरी रोकी क्यों नहीं जा सकती? इमरान, पहली बात तो ये है कि ये फिगर मुझे ठीक नहीं है, ये तकरीबन 7-6 बार है, एक बार। दूसरी चोरी है, ये टेक्निकल लॉसेज भी है, नॉन टेक्निकल लॉसेज भी। जिस दिन में ये एक्यूरेट डाटा ही निकाल लेंगे ना, उस दिन यार मैं तो मुरावी में चलाऊंगा कि यार बड़ा नेक काम। जब तक स्मार्ट ग्रिड नहीं लगेगी, और इससे पहले 2 साल पहले शहबाज शरीफ साहब को एक ओपन ऑफर की थी कि ये जो लॉसेज हैं ये 650 बिलियन रुपए से ये 1 पैसा लगे हुए है, ये हाफ हो सकते हैं 6 महीने साल में। वो इनको टेक्निक में लिख के भेजी, कहा था हुजूर ये काम कर लें। यार इमरान, कभी कभी कहना पड़ता है क्या इस चीज़ की शुरुआत दे रहे हो जो 1947 में हमने आज़ादी ली थी। ये बातें इस तरह के आपके पास कितनी दिलखराश बातें आती हैं जब गांव का बंदा जिसकी आमदनी 20 रुपए, उसको ये 60,000 का बिल भेज, कितना अफसोस की बात। ये मेरे ख्याल में, अच्छा अब हमारे साथ हमसाए में इंडिया में आप कह सकते हैं जो बिजली का रेट है पाकिस्तानी रुपए में वो ज़्यादा 11 रुपए 12 रुपए और कुछ जगहों पे स्टेट कम। क्या वजह? हमें ज़िंदगी में आसानी कब मिलेगी, कब ये देंगे? हम देखिए हर सारे मौजूद है, बहुत शुक्रिया, हर चीज़ का है। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब। नाज़रीन, आपने अरशद अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने